जय हिंद प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जो हम लोग लेक्चर पहला जो शूट किए थे है ना, तो ये जो लेक्चर हमारा था तो उसमें कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम लोग उस वीडियो को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। जिससे आज हम लोग इसी वो पहली जो हमारी पीडीएफ थी जिसमें कुछ क्वेश्चन हमारे थे फिजिक्स के पीवाईक्यू, तो इसी माध्यम से हम लोग उस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आज इस वीडियो को विधिवत तरीके से कंप्लीट कर पा रहे होंगे। तो चलते हम लोग अपने क्वेश्चन पे। हम लोग शायद 30 क्वेश्चन के आसपास कर चुके थे, देखते हैं हम लोग। और ये जो आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस है, आप लोग इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर जरूर करिए। शेयर करने से ये है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा इसको देख पाएंगे और अपने रिजल्ट को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो क्वेश्चन लगभग हम लोग कितने 30 के आसपास हो गए थे शायद, देख ले रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन, ये तो हो गया था शायद 25, ये हो गया 27, ये हाँ क्वेश्चन नंबर 28 हमारा हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा हो चुका था। शायद इसका आंसर जो आया था क्या था, उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी था। क्या था? ऑप्शन नंबर बी था, इसका बिल्कुल सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 29, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 29। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कह रहा है कि प्रकाश की चाल, क्या कह रहा है कि प्रकाश की जो चाल है वो पहला माध्यम, क्या सा है? पहला माध्यम और माध्यम 2 में क्रमशः V1 तथा V2 हो, क्या हो? इनकी जो चाल दे रखी है, पहले माध्यम की जो चाल दे रखी है वो V1 दे रखी है और दूसरे माध्यम की जो चाल दे रखी है वो V2 दे रखी है। और आपसे पूछ क्या रहा है कि माध्यम फर्स्ट का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? 2 के सापेक्ष। इस वाले क्वेश्चन में आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती, गलती हो सकती है। क्यों गलती हो सकती है? क्योंकि देखिएगा इसका रीजन हम बता रहे हैं। गलती इसलिए हो सकती है कि इस पे दो क्वेश्चन एक जैसे होते हैं लेकिन दो पार्ट बन जाते हैं। जैसे आपसे पूछेगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्या बोलेगा वो? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जो वायु के सापेक्ष कह रहा है, वायु को ए से लिखते हैं एयर, है ना। सापेक्ष मतलब अपवर्तनांक, और किसके अपवर्तनांक के सापेक्ष? कांच, किसके? कांच। कांच को क्या? ग्लास, यानी कि ANG लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ANG लिखा जाएगा। दूसरा पार्ट ये पूछेगा जो कांच का अपवर्तनांक है, कांच का क्या बेटा? अपवर्तनांक है, कांच का जो अपवर्तनांक है वो क्या? वायु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष क्या होगा? अब आप बताइए, यहां पर दे रखा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यहां दे रखा है कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, तो क्या होगा? देखिए कांच का अपवर्तनांक क्या लिखेंगे इसको बच्चे? लिखेंगे कि कांच का जो अपवर्तनांक है, कांच को कहा से G से, है ना, अपवर्तनांक n, और किसके सापेक्ष? वायु के। और जैसे ही इसको लिखोगे ना, ये तुरंत गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसलिए गलत होगा, आप देखोगे सर यहाँ लिखा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु पहले दे रखा था तो आपने वायु लिखा था, ठीक है। यहाँ कांच का अपवर्तनांक दे रखा है तो यहाँ पहले कांच लिखा है, तो कांच को आप G से पहले लिख दे तो सही होना चाहिए, लेकिन जबकि क्या है? गलत है। सवाल क्या कह रहा है सुनिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है वायु के सापेक्ष, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है वायु के सापेक्ष, सापेक्ष जिसके साथ लिखा मिल जाएगा उसी को आप सबसे पहले लिखोगे। तो यहां लिखा है देखो वायु के सापेक्ष, जरा इस लाइन में पढ़ो। ये कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, इसमें सापेक्ष ढूंढो कहां है? क्या? सापेक्ष। देखो ये सापेक्ष है, किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। तो सापेक्ष वाले को पहले लिखा जाएगा, उसकी थ्योरी चाहे आगे से स्टार्ट हो चाहे पीछे से लिखी हो, लेकिन आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? जिसके सापेक्ष, यानी कि वायु के सापेक्ष ए, और किसका अपवर्तनांक? कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ANG। कहने का मतलब ये है ये दोनों चीजें एक ही लिखी हैं, बस इसके लिखने का तरीका अलग है। बस सेम सवाल ऐसे ही ये दे रखा है। देखिए दे रखा है कि प्रकाश की जो चाल है वो
पहले माध्यम, मान लो ये तुम्हारा कोई एक माध्यम है, ये प्रथम माध्यम है, क्या है, ये प्रथम माध्यम है फर्स्ट, और ये क्या है, सेकंड माध्यम है। अब वो कह रहा है प्रकाश की जो चाल है पहले माध्यम व सेकंड माध्यम में उनकी जो चाल है v1 है। तो पहले माध्यम में इसकी मान लो चाल v1 है और दूसरे माध्यम में इसकी चाल क्या है, v2 है। मान लो इस पे हमने अभिलंब डाला है और ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, कैसे, ये प्रकाश की किरण आई है ना, एक मिनट, ये आपका माध्यम है, इस पे अभिलंब है और मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आई, तो प्रकाश की किरण आई तो पहला माध्यम यानी कि इसकी जो चाल रही है क्या है, v1 है, और इसके अंदर ये अगर विरल से सघन में आ रहा है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये लाइन है ना, इसको ऐसे जाना चाहिए। लेकिन अब देखो इसकी जो चाल है वो क्या कह रहा है, v2 है, क्या कह रहा है, v2 है। तो आप लोग क्या करोगे, जैसे वो पूछेगा कि तो माध्यम फर्स्ट का अपवर्तनांक माध्यम सेकंड के अपवर्तनांक होगा, तो जैसे आप लगाओगे, तो जैसे फर्स्ट दिया है तो फर्स्ट की चाल है v1 और बटे में सेकंड की चाल है v2, और ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा आपको, ए ऑप्शन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ए ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। क्या, बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि अभी हमने आप लोगों को समझाया है कि जहां पर आपको सापेक्ष दिखेगा ना उसको पहले लिखना है, दूसरे के सापेक्ष कह रहा है तो दूसरे के सापेक्ष अगर कह रहा है तो दूसरे सापेक्ष की चाल क्या है, v2 है, और पहले का अपवर्तनांक क्या है, पहले का अपवर्तनांक की जो चाल है वो क्या है, v1 है, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, क्या है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर पा रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 लिखा, एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। एक उत्तल दर्पण द्वारा, हमने पहले लेक्चर में बात की थी और किसकी, समतल की, किसकी बात की थी, समतल की बात की थी। उसमें क्या आया था, समतल दर्पण में क्या था, हमने बताया था अगर ये हमारा ये कोई वस्तु है, इस वस्तु की अगर लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितने सेंटीमीटर का, 5 का ही बनेगा, यानी कि जो आई होगा प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी अगर वो 5 है तो वस्तु भी कितनी होगी, वस्तु की जो लंबाई होगी वो भी कितनी, 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और आवर्धन का जो फार्मूला होता है m बराबर आई अपान ओ, लगाओगे तो 5 सेंटीमीटर और ये ओ का मतलब क्या, ये भी हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, क्या जाएगा, 1। तो उस कंडीशन में इसका आंसर क्या आया था, 1 के बराबर, क्या, 1 के बराबर। लेकिन वो दर्पण कौन सा था, समतल दर्पण था। यहाँ क्या पूछ रहा है, उत्तल दर्पण, तो हम लोग उत्तल दर्पण की बात करते हैं। अब देखो उत्तल दर्पण की बात करें तो हम जानते हैं जो उत्तल दर्पण में आवर्धन होता है वो माइनस वी अपान यू के बराबर होता है। क्या होता है, माइनस वी अपान यू के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है और क्या, वस्तु की लंबाई, तो उत्तल में जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है वो काहे में होती है, प्लस में, और यू माइनस में, इसलिए माइनस का वी अपान यू, और ये चिन्ह आपको दर्शा रहा है क्या, माइनस, क्या, माइनस। तो इससे पता चल रहा है अगर इसकी लंबाई 1 है, ठीक है, और इसकी वस्तु की भी लंबाई कितनी, वस्तु की अगर दूरी 1 है तो अगर प्रतिबिंब की भी दूरी 1 हो गई तो ये चिन्ह काहे का लगा है, माइनस का, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 से कम, क्या आ जाएगा, 1 से कम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 37 क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट हम लोग कहां पहुंच गए, 43 नंबर पे, है ना। इसलिए हमने कहा कि जो इसके क्वेश्चन है उसके नंबर थोड़ा मिस्टेक हो गए, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं बहुत बेहतर क्वेश्चन है। देखो ये भी आपका यूपी बोर्ड में 2013 और 2019 में पूछा गया सवाल है। और सवाल क्या कह रहा है कि दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ, दो माध्यमों की जो सीमा पृष्ठ है, मान लो ये माध्यम है ना, इसको जो सीमा पृष्ठ ये लाइन है, इसी को क्या बोलोगे, ये पहला माध्यम है वो, और ये क्या है, मान लो दूसरा माध्यम है। तो इसकी जो सीमा पृष्ठ ये वाली लाइन है वो कह रहा है पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है। कैसी, लंबवत। अब एक चीज बताओ, अगर ये लंबवत आपतित होगी तो इस कंडीशन पे चलेगी नहीं चलेगी, ये भाई अभिलंब है, कैसे है, ये अभिलंब है, और अभिलंब अगर है तो ये अगर कोई किरण इस पे लंबवत है इस तरीके से चलेगी तो अभिलंब के लंबवत चलेगी ना,
तो ये 90 डिग्री है, तभी तो लंबवत होगा। तो इस कंडीशन में कह रहा है कि अगर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो उसका अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा? बताओ, इस रेखा पर उसका अपवर्तन क्या होगा? क्या 0 डिग्री नहीं हो जाएगा? कितना? 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसका जो पहला आंसर हो जाएगा 0 डिग्री, बिल्कुल सही जवाब होगा क्या? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो बोल दिया कि जो सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण कैसे चल रही है? लंबवत चल रही है। अगर वो लंबवत चल रही है तो इस रेखा पर कितने अंश का कोण बनाएगा? 0 डिग्री का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 है ना। हाँ, देखिएगा क्वेश्चन, ये भी देखो 2017 और 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो कहां पर बनेगा? चलिए देखते हैं हम लोग। अब कैसे पता लगाएंगे? पहले इसको हल करेंगे, फिर पता लगा पाएंगे ये दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण तथा फोकस के बीच में बनेगा, या फोकस पर बनेगा, या दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। चलिए देखते हैं हम लोग। अगर तो क्या दे रखा है इसकी फोकस दूरी? सबसे पहले देखो, सबसे पहले सवाल लगाने के पहले आप चेक करोगे क्या कि दर्पण कौन सा है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। हमने बताया था पहले लेक्चर में कि जो अवतल होता है, क्या होता है? जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, इसमें सारे के सारे चिन्ह आप काहे के रखोगे? माइनस के रखो। काहे के रखोगे? माइनस के रखोगे। तो यहाँ पर दे रखा फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। वो भी काहे की हो जाएगी? माइनस की। फिर आगे कह रहा है दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर? दूरी दे रखा है। दूरी को कैसे लिखते हैं हम लोग? यू से। यू कितना दे रखा है? माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाए। अब प्रतिबिंब की वो पूछ रहा है कहां पर होगा? प्रतिबिंब यहां से निकाल लो, वी का मान निकालो। हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है। फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते होंगे। यहाँ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। देखिएगा फार्मूला क्या होता है? 1/F बराबर 1/V और प्लस का 1/U। ये काहे का? दर्पण का फार्मूला है। और 1/, देखो यहां से हमको V का मान निकालना, या तो पहले हम V का फार्मूला ही बना लें, या फिर मान रखने के बाद हम इसको हल कर लें। तो हमको V का मान निकालना है तो सीधे हम क्या करेंगे? पहले फार्मूला ही बना लेते। V का मान निकालना, U को उधर ले जाओगे, काहे का हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। काहे का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और 1/F का मान दे रखा है माइनस का 10, और माइनस 1/U। U का मान कितना है? देखो माइनस का 20, और ये माइनस का 20 और U माइनस का है, ये मिलकर के क्या बना देगा? प्लस बना देगा 20। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। कितना? 20 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? 20 ही आएगा। क्या आएगा? 20 आएगा। क्या? 20 आएगा। अब 10 का मल्टीप्लाई 20 में करोगे 2 बार, तो माइनस का 2 ये हो जाएगा, और प्लस 20 एक कम 20, तो कितना? 1। यानी कि 1/V का जो मान आएगा, माइनस के 2 में से प्लस का 1 चला जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, और अपान में कितना? 20। इसको इंटरचेंज कर दो, यानी कि V की वैल्यू कितना आ जाएगी? ये भी ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब कितना आया? ये माइनस का कितना आया? 20 सेंटीमीटर आया। कितना आया? 20 सेंटीमीटर। याद रखना आंसर क्या आया है? माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब लोग हम देख रहे हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था, जो हमारा V का मान आया, क्या आया? ये V का मान आया, कितना है? माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर कह रहा है किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। अब बताओ, अगर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी होगी तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन जाएगा। आंसर काहे में आ रहा है? माइनस में। तो इससे पता चल रहा है, हमने बताया था कि अगर दर्पण के पीछे बनेगा तो चिन्ह काहे का आएगा? प्लस का आएगा। काहे का? प्लस का आएगा। तो ये तो हो नहीं सकता। फिर कह रहा दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा, मतलब P और फोकस के बीच, कहां? F के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। अगर यहां पर प्रतिबिंब बनेगा तो जरा इसको देखो, वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? सीधे हम सवाल को लगा रहे हैं, वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? U का मान कितना है? माइनस का 20। अब बताओ प्रतिबिंब भी कहां बनना है? माइनस के 20। यानी कि जहां पर वस्तु रखी है प्रतिबिंब वही बनता है। अवतल में ऐसा कौन सा पॉइंट बनता है जहां पर प्रतिबिंब और
वस्तु एक ही जगह पर बनते हैं। क्या हमने नहीं बताया था अवतल में इस तरीके से कि इस पे एक मुख्य अक्ष खींचा गया था, यहां पर क्या था वक्रता केंद्र। जब वस्तु हमने वक्रता केंद्र पर रखा था उसके समान ही प्रतिबिंब क्या बना था वक्रता केंद्र पर। तो अगर यहां से इसके बीच की दूरी वस्तु की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनना है 20 ही सेंटीमीटर पर बनना है, तभी तो ये बराबर हो जाएंगे। तो कहां पर रखी होगी वस्तु वक्रता केंद्र पर। कहां वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। तो इससे पता लग गया कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है और 20 ही सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी। ठीक है, तो प्रतिबिंब भी कहां बन जाएगा वक्रता केंद्र पर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर, क्या वस्तु के आकार के बराबर, लो वही क्वेश्चन आ गया, वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। बताओ वस्तु के आकार के बराबर कब बनेगा, आप ही बताइए, है ना। कहां पर रख दें, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर, जितनी वस्तु का आकार है उतना ही बड़ा क्या बनता है प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक हो और उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। तो बताओ वस्तु कहां पर रखी होगी, क्या फोकस पर रखी होगी, कहां रखी होगी फोकस पर रखी होगी। अगर वस्तु फोकस पर रखोगे तो प्रतिबिंब कहां अनंत पर बनेगा। बताओ फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में जब हम रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस उधर चला जाएगा कहां अनंत और उसके बीच में। अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रख दें, कहां वक्रता केंद्र पर वस्तु रख देंगे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हो, वही कह रहा है वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बने तो वस्तु के आकार का तभी बनेगा जब प्रतिबिंब वस्तु को कहां रखोगे केंद्र पर रखेंगे हम लोग, है ना। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या कह रहा है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है। क्या सवाल आया है, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे वक्रता त्रिज्या, आप ही बताओ। अगर आपके पास एक कोई खोखला गोला है, क्या है खोखला गोला है, उसका कोई एक केंद्र होगा सी, केंद्र से और एक गोला मतलब वृत्त तक मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या को काहे से नापा जाता है, दूरी से, काहे से दूरी। और दूरी का मात्रक क्या होता है, आप किलोमीटर में नाप लो, आप मीटर में नाप लो, सेंटीमीटर में नाप लो, मिलीमीटर में नाप लो, है ना। दूरी के बहुत सारे मात्रक होते, पार्सेक होता है, फर्मी होता है, प्रकाश वर्ष होता है, बहुत सारे मात्रक होते हैं। लेकिन क्या हमसे पूछ रहा है वो देख रहे हैं, क्या कह रहा है मीटर में नाप सकते हैं, बिल्कुल नाप सकते हैं। काहे में वक्रता त्रिज्या को क्या मीटर में नाप सकते हैं, बिल्कुल नाप सकते हैं। क्या सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, बिल्कुल नाप लेंगे हम लोग। क्या मिलीमीटर में नाप लेंगे, बिल्कुल नाप लेंगे। यानी कि ए भी सही है और बी भी सही है और सी भी सही है, इसलिए डी ऑप्शन दे रखा है ये सभी। तो आप लोग लगा दोगे क्या ये सभी, क्या ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या हो जाएगा, ये जितने भी लिखे मीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर ये सब क्या हो जाएंगे वक्रता त्रिज्या के मात्रक। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और आप लोग देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा, क्या कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। ये किसके लिए, उत्तल दर्पण द्वारा। आप लोग ये जानते हो कि वस्तु उत्तल दर्पण में चाहे अनंत पे रखो या फिर अनंत के और ध्रुव के बीच कहीं भी रखो, क्या कैसा बनेगा उत्तल दर्पण द्वारा कैसा बनता है। हमने बताया था कि उत्तल दर्पण द्वारा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनता है, आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा। ये स्टेप जहां पर लिखे होंगे वही आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, लिखा है आभासी, ठीक है। फिर लिखा है बड़ा, नहीं बड़ा नहीं बनता। क्या बड़ा नहीं बनता है, वास्तविक तो बन ही नहीं सकता, ये भी वास्तविक नहीं बन सकता। ये लिखा है आभासी, ठीक है, दे रखा है। छोटा, छोटा भी दे रखा है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी और छोटा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो ये 2019 का सवाल है, यूपी बोर्ड ने इसे पूछ लिया। देखते हैं इसको किस तरीके से हम लोग हल कर पा रहे होंगे। लिखा अनंत, क्या दे रखा है, अनंत एवं उत्तल दर्पण, दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण, बस वही बात, कौन सी, आभासी, क्या, आभासी, और क्या, छोटा, और क्या, सीधा, है ना। ये 3 पॉइंट हमको याद है। और बनेगा कहां पर, ध्रुव, और कहां बनता है, फोकस के बीच में। ये इतने ही पॉइंट होते हैं, उत्तल दर्पण से सवाल आएगा तो यहीं से आएगा। लिखा अनंत, क्या कह रहा है, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु, प्रतिबिंब कहां और किस प्रकृति का होगा, उत्तल दर्पण में वस्तु चाहे जहां रख दो, ये जो पॉइंट लिखे हैं वही सही होंगे। लिखा है दर्पण के पीछे, है ना, तो दर्पण के कहा, जब आभासी होगा तो कहां बनेगा वो, पीछे तो बनेगा ही, क्या, पीछे बनेगा, ठीक है। ध्रुव और एफ के बीच में, ध्रुव और एफ के बीच में, ठीक, आभासी, आभासी हो जाएगा, ठीक, और सीधा, और क्या हो जाएगा, सीधा। यानी कि जो हमको ऑप्शन मिला वो पहला ही सही मिल गया, तो पीछे के ऑप्शन हम क्यों देखें, है ना, क्योंकि ऑप्शन नंबर हमको पहला ही बिल्कुल सही जवाब मिल गया। देख लेते हैं क्या कह रहा है, दर्पण के पीछे, ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच, ठीक है, आभासी एवं उल्टा, उल्टा नहीं बनता, ठीक। अगला कह रहा है दर्पण के सामने, बिल्कुल नहीं बनता, वास्तविक हो ही नहीं सकता, सीधा तो हो सकता है फिलहाल, दर्पण के सामने नहीं हो सकता, आभासी हो सकता, सीधा हो सकता है, लेकिन सामने नहीं बन सकता, ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हम लोग कहां पहुंचे, 50 पे, ठीक है। करिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूर खड़े हो, चाहे कितनी भी दूर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, कौन सा दर्पण होगा, बताइए आप लोग। भाई कह रहा है किसी दर्पण से, क्वेश्चन पूछा आपको 2019 में, और कब पूछा उसने, 2022 में, कि दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूर खड़े हो जाएं, है ना, क्योंकि आप जानते हो एक अवतल दर्पण होता है, कौन सा, अवतल दर्पण, इसमें 2 कंडीशन हो जाते हैं, आप दूर खड़े होगे तो उल्टा बन जाएगा, पास खड़े होगे तो कहां बनेगा, एक ही कंडीशन पे, जब ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रखी होगी तो सीधा बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए कह रहा आप चाहे जहां खड़े हो, ये दूर और पास की बात नहीं कर रहा, आप चाहे कितनी भी दूर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा, सीधा ही बनेगा। वो दर्पण कौन सा है, तो एक तो दर्पण हम जानते हैं, जब सुबह सुबह उठते हैं और अपना चेहरा जिस दर्पण में देखते हैं ना, उस दर्पण में भी हमारा चेहरा सीधा ही दिखता है, कभी देखियो कि सर नीचे दिखता है, नहीं दिखता है। तो पहला तो ऑप्शन जो है केवल समतल हो सकता है ना। फिर लिखा है केवल अवतल, तो अवतल तो नहीं होगा, अवतल नहीं होगा क्योंकि वास्तविक बना देता है, केवल उत्तल, उत्तल भी हो सकता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है या तो समतल या फिर उत्तल, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, या तो उत्तल हो सकता है या फिर समतल हो सकता है। तो आपको केवल समतल दिखे, ये नहीं कि खुशी मिली और आप टिक करके भाग गए, तो केवल समतल या केवल उत्तल। अगर फिर चौथा ऑप्शन धैर्य करके पढ़ भी लो, कह क्या रहा है, कह रहा है या तो समतल या उत्तल, तो इसमें तो दोनों आ गए, और जबकि दोनों ये बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन अपूर्णांक की चैप्टर से हमारा आ गया। लिखा है कांच का अपूर्णांक किसमें, कांच का अपूर्णांक अधिकतम होता है ना, पूछा किसमें, 2019 और 20 में। यहां से हर एक बच्चा गलत करके सवाल आता है, यहां से क्वेश्चन आज के बाद गलत नहीं होगा। कैसे, कह रहा कांच का अपूर्णांक, यही पूछेगा किसका अधिक होगा, किसका कम होगा, किसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी, किसके विकर्ण ज्यादा होगा, है ना, किसका विचलन अधिक होता है, बहुत सारे टाइप के सवाल बनते हैं। लेकिन आज के बाद गलत मत करना, बस एक ही स्टेप याद रख लेना कि अगर आ जाए सबसे, एक ही पॉइंट है कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य,
है ना, एक ही विजेता है इसका सिर्फ बस। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? लाल रंग की। किसकी? लाल रंग की। अगर वो तरंग दैर्ध्य की बात कर दिया, किसकी बात करेगा? तरंग दैर्ध्य की बात करेगा, तो आप बता दोगे लाल रंग। किसकी बात? लाल रंग। अगर वो लाल रंग के अलावा कुछ भी आपसे अधिक पूछे, कुछ भी अधिक पूछे, है ना, हम बता लिखे दे रहे हैं नोट करके, है ना, इसको नोट कर लेना कि लाल रंग के अलावा, लाल के अलावा कुछ भी पूछे, कुछ भी, है ना, सारा आंसर डाल देना क्या? बैंगनी। क्या डाल देना? बैंगनी उठा के डाल देना, है ना। अब ये ना पूछे कि चंद्रमा से आसमान कैसा दिखेगा, है ना, हम यहां पर बात किसकी कर रहे हैं? अपवर्तनांक की। ठीक है, अगर आपसे पूछ भी ले कि चंद्रमा से आसमान कैसा दिखता है, तो उसका आंसर हो जाता है काला दिखेगा। कैसा दिखेगा? आसमान काला दिखेगा, है ना। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं विकिरण की, अपवर्तनांक की, कि अगर कोई प्रकाश की किरण भेजी जाए तो कैसी बाद में दिखेगी, विचलन किसका ज्यादा होता है ना। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल की, और सबसे, और इसके अलावा सब कुछ अगर अधिक पूछे तो बैंगनी लगा देना। बस कंडीशन ये है कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल की, तो सबसे कम किसकी हो जाएगी? बैंगनी की। दो ही आंसर देना है आपको, या तो बैंगनी या फिर लाल। तो कह रहा कांच का अपवर्तनांक, देखो क्या यहाँ तरंग दैर्ध्य दे रखा? नहीं दे रखा। तरंग दैर्ध्य अगर देता तो लाल लगा देते, और तरंग दैर्ध्य के अलावा कुछ भी आपसे पूछे तो सीधे आप आंसर डाल दोगे कहाँ? बैंगनी के लिए। किसके लिए? बैंगनी के लिए। हमने लिख भी दिया सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल की, और लाल के अलावा अगर कुछ भी और पूछे तो डायरेक्ट आंसर बैंगनी पे जाओगे, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? अगला सवाल लिखा है प्रकाश का वेग निम्नलिखित में से किस माध्यम में अधिकतम होगा? क्या वायु में होगा, कांच में होगा, जल में होगा, या फिर निर्वात में होगा? आप लोग बड़े अच्छे तरीके से पढ़े हो, इस वाले पॉइंट को तो आप बहुत बेहतर से जानते होगे। निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल, है ना, वो कितनी होती है? क्या 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो कह रहा है कि जो प्रकाश का वेग है सबसे अधिक किसमें होगा? कांच में, जल में, या वायु में? ऑप्शन लगाओगे क्या? निर्वात में। क्या है? में निर्वात में सबसे अधिक इसकी चाल होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर हम लोग। अगला सवाल हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहुंच चुके हम लोग 56 पे, है ना। सवाल कह रहा है किसी दर्पण के सामने, क्या कह रहा है? किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब कैसा बने? वास्तविक बने। कैसा बने? जैसे वास्तविक सुने उत्तल को हटा दो, है ना, उल्टा बने, है ना, समतल हटा दो, आकार में कुछ छोटा बने, एक ही बचा, क्या? अवतल। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला सवाल, अगला सवाल पढ़ते हम लोग। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस वो कौन सा संभव होगा? हालांकि एक इसमें लेंस की बात कर दिया, हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे लेंस का चैप्टर, जिसके सारे के सारे सवाल, है ना, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले सब कुछ कराएंगे। लेकिन सवाल आया तो मैं बताऊंगा, ये सवाल 2020 और 2023 का पूछा हुआ है। कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां काहे की -25। तो एक चीज आप लोग जानते थे, आपने बताया था सर कि जो अवतल होता है, क्या होता है? हमने चिल्ला चिल्ला के बताया कि जो अवतल दर्पण है, क्या है? अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण की बात करें तो सारे के चिन्ह काहे में डाल देना? माइनस के। तो इसका जो जवाब होगा वो माइनस क्या है का आएगा? अवतल का तो आएगा। क्या आएगा? अवतल का। तो यानी कि उत्तल तो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अवतल उत्तल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये प्लस का आ जाता है। लिखा है दर्पण अवतल और लेंस उत्तल होगा। ठीक है, और लेंस की बात करें या आपको दर्पण की बात करें, आपको अगर चिन्ह लगाना है माइनस का, ठीक है, तो दर्पण की बात करें या फिर वो लेंस की बात करें, आप किस पे जाओगे? अवतल पे। सारे के सारे चिन्ह अवतल लेंस कहे या फिर अवतल दर्पण कहे, आप अवतल पे ही जाओगे। तो ये कह रहा दर्पण अवतल है और लेंस क्या है? उत्तल। नहीं हो सकता।
फिर कह रहा दर्पण उत्तल, हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा होता तो यहाँ सही हो जाता। ठीक है, वो कह रहा दोनों अवतल हो, बिल्कुल दोनों अवतल होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब। अगर माइनस में आएगा, कोई भी चिन्ह माइनस का लग गया अगर किसी नंबर के आगे, समझ लेना वो अवतल की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 71 बीच के। ठीक है, लिखा एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, क्या कह रहे हैं, वक्रता केंद्र को काहे से, सी से हम लोग लिखते हैं, तथा ध्रुव को काहे से, पी के बीच की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव के से फोकस दूरी क्या होगी। कहने का मतलब है अगर आपके पास कोई दर्पण बना हुआ है, क्या बना हुआ है, यहां तुम्हारा मान लो ध्रुव है, कहीं पर वक्रता केंद्र है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। यानी कि देखो कैसे घुमा के सवाल 2024 में पूछा, उसने कहा वक्रता केंद्र था, ध्रुव के बीच की दूरी, अरे वो डायरेक्ट दे सकता था आपको कि त्रिज्या 20 है, कितनी है, त्रिज्या 20 है, लेकिन नहीं दिया। उसने कहा कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेकिन हम कहाँ पीछा छोड़ने वाले, यहाँ दे रखा है ध्रुव और सी, है ना, इसके बीच की दूरी को ही तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि r बराबर दे रखा है कितना, 20, और f पूछ रहा है, और जानते हो f बराबर r/2, f r कितना है 20, 2 से काटोगे तो कितना रिजल्ट देगा, 10, क्या दे देगा, रिजल्ट 10 दे देगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। परावर्तन का नियम देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं आप लोग जानते हो, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम, 2 नियम होते हैं, है ना। देखिएगा अगर आपको एक माध्यम दे दिया जाए, है ना, पालिशदार सतह, क्यों, अगर प्रकाश की किरण उस पालिशदार सतह पर पड़ते, अगर पालिश लग गई तो प्रकाश जो है वो क्या होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जा पाएगा, फिर वो माध्यम कैसा, अपारदर्शी हो जाएगा, है ना। तो मान लो ये प्रकाश की किरण आई और वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और हम इस पे क्या डाल देते हैं, एक अभिलंब। आने वाली प्रकाश की किरण और उसके अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई कहलाता है, और परावर्तित जो किरण होती है और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, कोण आर। और ये दोनों जो कोण होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब कोण जो आई है वो कोण आर के बराबर है ना। और इसका जो पहला नियम ये कहता है, वो क्या कहता है कि आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, परावर्तित किरण जाने वाली किरण, और अभिलंब तीनों कहाँ मिल जाते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये इसका पहला नियम है। और इसका जो दूसरा नियम कहता है वो कह रहा है कोण आई बराबर आर के। तो परावर्तन के कितने नियम, आपसे डायरेक्ट वो पूछ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो आप लोग बता दोगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन, पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और दूसरा नियम जो कोण आई है और कोण आर आपस में बराबर होते हैं। लिखा केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो आप लोगों को बताना है क्या ये सबके लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, आप समतल दर्पण है ना, उस पे आप पॉलिश कर दो उसका भी परावर्तन हो जाएगा। उत्तल दर्पण है उस पे आप पॉलिश कर दो उसका भी परावर्तन हो जाएगा। आप अवतल दर्पण अगर होगा उस पे भी पॉलिश कर दोगे तो उसका भी परावर्तन हो जाएगा। इसलिए ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। तो इसका क्या है, इनमें से सभी के लिए, यानी कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के लिए। क्या, इनमें से सभी के लिए। चलिए बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2023 का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, और कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बताओ, काल्पनिक का मतलब है आभासी। क्या होता है, ऐसे ऐसे शब्द चुन चुन के देता है कि लड़का क्या करे, समस्या में पड़ जाए। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो बताइए किसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग बताओगे उत्तल लेंस का, ठीक,
उत्तल दर्पण का उत्तल लेंस कह रहा है, देखिए मिस्टेक हो गई ना, क्या कह रहा है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण ए तथा सी दोनों, क्या ए तथा सी दोनों। तो आप लोग बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब किसका बन सकता है, यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा, इसका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो उत्तल लेंस द्वारा बन सकता है और किसके द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा बन सकता है। किसके लिए, ऑप्शन नंबर ए और सी इसके दोनों सही जवाब हो जाएंगे, क्या उत्तल लेंस और अवतल लेंस। चलिए देखिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु, क्या कह रहा है, ध्रुव पी और क्या कह रहा है, फोकस एफ के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आप लोग बताइए कैसा बनेगा। सीधा जानते हो, अगर अवतल दर्पण है, ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे, सीधा बन जाएगा, आभासी बन जाएगा और बड़ा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग पढ़ चुके हैं। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 75, एक अवतल दर्पण, फिर कौन सा आ गया, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु द्वारा वास्तविक कह रहा है, उल्टा और अत्यधिक छोटा, अगर बहुत ही छोटा है तो बताओ वस्तु की स्थिति, यानी कि वस्तु कहां पर रखी होगी। तो आप लोग जानते हैं कि बहुत छोटा बनेगा तो वस्तु अनंत पर रखी होगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ पा रहे होंगे अगले सवाल की तरफ। ये सारे के सारे सवाल हमारे कराए हुए हैं पहले लेक्चर के, इसलिए थोड़ा स्पीड से हम कर पा रहे हैं ना। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 76, लिखा एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। दर्पण के पृष्ठ पर परावर्तन कोण का मान क्या होगा। यूपी बोर्ड 2023 का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, आप लोग ये लास्ट क्वेश्चन है, अगले लेक्चर में हम लोग इसका जवाब बताएं, है ना, इसका जवाब अगले लेक्चर में बताएं। आप लोगों के लिए SW यानी कि आप लोग इसको करके बताना कमेंट में कि इसका जवाब क्या आएगा। आज क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। ठीक है, कल अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला चैप्टर लेके आएंगे। चैप्टर का नाम होगा प्रकाश का जो लेंस है, क्या लेंस। तो हम लोग लेंस पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, और जितने भी क्वेश्चन हैं हम बेहतर तरीके से करते रहेंगे। और आप लोग आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस, साफ साफ लिखा हुआ है आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस, है ना, इसको मत भूलिए। आप लोग इसको शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, और जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भेजते रहिए, जिससे सभी बच्चे कम से कम नहीं ज्यादा तो 95+ रिजल्ट ला पाए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।